नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बिहार की सम्राट सरकार भी योगी स्टाइल में चलेगी, इसकी झलक दिखाई देती रहती है। ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन से ये बात साफ हो चुकी है और अब सम्राट सरकार का एक और फरमान सामने आया है। बिहार में फर्जी मदरसों को बंद करने की तैयारी है। फर्जी संस्कृत विद्यालयों पर भी ताला लगेगा। बिहार की सम्राट सरकार का बड़ा आदेश सामने आया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रखंड स्तर पर जांच समिति बनाने का आदेश दिया गया है, जिसमें प्रिंसिपल, बीडीओ और शिक्षा विभाग के अधिकारी रहेंगे। कमेटी ये देखेगी कि मदरसे और संस्कृत विद्यालय सरकारी मानकों का पालन करते हैं या नहीं। सरकारी अनुदान पर या किसी संस्था के तहत चलने वाले सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से बाकायदा ये आदेश जारी किया गया है। सम्राट सरकार का ऑर्डर भी आ गया है। अब फर्जी मदरसे और संस्कृत विद्यालय सरकार की रडार पर है। अब पूरी खबर क्या है वो आप समझिए। सरकार ने साफ कहा कि जितने भी फर्जी मदरसे बिहार में चल रहे हैं उन पर ताला लगेगा। इतना ही नहीं, सरकार ने ऐसा ही आदेश फर्जी संस्कृत स्कूलों के लिए भी जारी किया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से यह ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके तहत गड़बड़ियों की जांच की जाएगी। देखा जाएगा कि नियमों और मानकों पर ये मदरसे और विद्यालय कितने खरे हैं। प्रखंड स्तर पर जांच के आदेश दिए गए हैं, जिनकी निगरानी सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र पटना के एक मदरसे में गए और वहां सरकार के आदेश का क्या असर है, इसे लेकर जानकारी ली। देखिए नीतीश की रिपोर्ट। बिहार सरकार मदरसों की जांच करेगी। सरकार ने यह तय किया है कि बिहार में जितने भी मदरसे हैं उन सबों की जांच पड़ताल की जाएगी। 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है जो अपने अपने इलाके में संबंधित क्षेत्र में मदरसों में जाकर देखेगी, पड़ताल करेगी कि वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं, बच्चे कितने हैं, अनुदान यदि मिल रहा है तो वो सही तरीके से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। और हम इस वक्त पटना सिटी इलाके के एक मदरसे में हैं। ये काफ़ी पुराना मदरसा है और यहाँ पर हम अलग अलग कमरे में दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, एक कमरे में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं। ये बताइए कि किस क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं? ये 4 और 5 क्लास के इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। 4 और 5 जी। अभी बच्चों की जो उपस्थिति है, अटेंडेंस है, वो काफ़ी कम दिख रही है। हाँ, चूँकि गर्मी की वजह से बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। वो बड़े बच्चे आते हैं और 7 बजे सारे बच्चे तकरीबन 40 आए थे, तो उन लोगों का कंप्यूटर क्लास भी था, तो वो लोग कंप्यूटर। कुल कितने बच्चे हैं यहाँ? 260 बच्चे। 260 बच्चे? जी। आते हैं अमूमन कितने हैं? अमूमन 100-110 एवरेज यही रहता है। सरकार ने जो ये तय किया है कि हम मदरसों की जांच करेंगे, इसको लेकर आप लोग क्या कहें? बिल्कुल सही कहा है, मदरसों की जांच होनी चाहिए, मगर सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहां पर वो मदरसों की जांच कर रहे हैं वहां इस बात का ख्याल रखें कि मदरसे में कितने जगह हैं जो खाली हैं, जो वीकेंट हैं, तो उन जगहों को भरा जाए। जाहिर सी बात है कि जब टीचर्स नहीं होंगे सारे सब्जेक्ट के, तो बच्चे अपना वक्त बर्बाद करने के लिए तो नहीं आएंगे। हम लोग हैं कि इब्तदाई बच्चे सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा देते हैं, चूँकि हमारे यहाँ ना फिज़िक्स के हैं, ना केमिस्ट्री, ना बायो, किसी चीज़ के टीचर नहीं हैं। हमारे यहाँ जो एक साइंस टीचर थे वो भी रिटायर कर गए हैं। इस वजह से थोड़ी बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ रही है। कंप्यूटर का क्लास है? जी, कंप्यूटर के क्लास है। ये दूसरी कक्षा में हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक और क्लासरूम, यहाँ भी एक टीचर नज़र आ रहे हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ 3 हैं। ये बताइए कि सिर्फ 3 बच्चे हैं आपके क्लास में? कौन सी क्लास है? ये फ़ौकानिया की क्लास है। फ़ौकानिया यानी मैट्रिक की क्लास है। इसमें सिर्फ 3 बच्चे? नहीं, बच्चे और भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे छुट्टियों पर हैं। बकरीद की छुट्टी में गए थे तो अभी आए नहीं हैं, और कुछ बच्चे जैसे नहीं आ सके हैं, जिसकी वजह से बच्चे कम हैं। नहीं तो बच्चे तो बहुत हैं, ऐसी बात नहीं कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं क्लास। क्योंकि मदरसों को जो अनुदान मिलता है, जो शिक्षकों को वेतन मिलता है, वो तो बच्चों की संख्या के आधार पर मिलता है। जी 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 जी। इतने कम बच्चों की उपस्थिति में अनुदान क्या मिल पाता है या पूरा मिलता है, कैसे होता है? नहीं, बच्चे कम नहीं हैं, बच्चे तो हैं, लेकिन आते नहीं आते भी हैं, कम आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। यानी सारे बच्चे एक रोज़ डेली नहीं आ पाते हैं, लेकिन बच्चे आते हैं। क्या वजह है, बच्चे क्यों नहीं आते?
बच्चे शायद इसलिए भी नहीं आ रहे हो अभी क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो सुबह का मॉर्निंग स्कूल है हाँ और स्कूलों में बच्चे तो आ ही रहे। हाँ, बट उनका कुछ और भी रीज़न हो सकता है। क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे? जी हो रही। क्या पढ़ रहे हो? अभी तो दिनियात की क्लास हो गई है। दिनियात की क्लास हो गई है और उसके बाद अभी अरबी पढ़ाएंगे हुसैन अहमद साहब, और अभी उर्दू क्लास हो रहा। तो दीनी शिक्षा पढ़ाई होती है, इसके अलावा साइंस मैथ की पढ़ाई होती है? जी होती है। टीचर हैं यहाँ पे? हाँ। अभी कंप्यूटर क्लास सुबह की, फिर ये दिनियात की क्लास, फिर अभी उर्दू हो रही है, फिर अरबी होगी। तुम्हारे और दोस्त वगैरह कहाँ हैं? सब बस हम ही लोग हैं अभी। 3 ही बच्चे? जी। क्या वजह है, और बच्चे क्यों नहीं आ रहे? अब इसका तो कुछ रीज़न हमको नहीं मालूम है। अक्सर ऐसे ही 3 बच्चे रहते हो? नहीं रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। और दूसरे क्लास में चलते हैं। यहाँ एक और क्लासरूम है, लेकिन ये अभी खाली है। ये क्लासरूम अभी खाली है। एक और क्लास, किस क्लास में हो अभी? हाँ, 5 में जी। अच्छा, तो 5वीं क्लास में सिर्फ 2 बच्चे? हाँ 2 बच्चे। क्यों? घर चले गए कुछ। क्या? घर गए कुछ लोग। अब देहरादून में मस्जिद को लेकर फसाद खड़ा हुआ। प्रशासन ने मस्जिद को सील किया तो मुस्लिम संगठनों का भड़कना लाजिम था। बड़ी खबर देहरादून से है। देहरादून में मस्जिद सील करने पर फसाद खड़ा हुआ। डोईवाला इलाके में जमा मस्जिद को सील किया गया। एमटीडीए की कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन तेज कर दिया। हिंदू संगठनों ने इलाके में मौजूद इस मस्जिद को अवैध बताया था, जिसके बाद एमटीडीए के अधिकारियों ने देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर बनी इस मस्जिद को सील कर दिया। यहाँ एक मदरसा भी है, उसे भी बंद किया गया। इस मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों ने सवाल उठाए, जिसके बाद मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एमडीडीए ने इसे सील कर दिया। जिसके बाद मुस्लिम संगठनों ने एमडीडीए दफ्तर के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि धर्म विशेष को खुश करने के लिए कार्रवाई की गई है, जबकि हमने मस्जिद की दीवार एनक्रोच करने की कई बार शिकायतें की, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुस्लिम पक्ष अपने पास हाईकोर्ट का ऑर्डर होने का भी दावा कर रहा है। अब ये कार्रवाई मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई है। मस्जिद को सील करने जब एमडीडीए के अफसर पहुंचे तो वहां मौजूद मुस्लिम संगठनों के लोगों ने उनसे सवाल जवाब किए, लेकिन इस दौरान एमडीडीए के अफसर खामोश रहे। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। पूरी मस्जिद को सील किया जा रहा। 20/40 का नोटिस था सिर्फ, और बात करने के सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। नहीं अब तक क्या अन्याय कर रहा सर? ये कोई बता। ये देखो सर, ये जो है वो था, ये पूरा आया, ये था। आप ये बताइए कि आप चुप क्यों? आप गालियों के दबाव के कारण वो कर रहे क्या सर? कि हाँ भाई जो अनैतिक है वो तो अनैतिक है ना। उसमें भी ऑर्डर शुरू से 20/40 का है या नहीं है? यस या नो बताओ। अब मैं तो वही कह रहा हूँ। मस्जिद पर एक्शन के बाद देहरादून में टेंशन है। आखिर पूरा मामला क्या है ये आपको बता दूं। एमडीडीए ने थाना इलाकों में जामा मस्जिद को सील किया और फिर फसाद हुआ। ये मस्जिद देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर थानों इलाके में मौजूद है। हिंदू संगठनों ने इसे अवैध बताया। एमडीडीए के अधिकारियों ने फौरन इसे सील कर दिया। अब इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम संगठन सड़क पर हैं। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि धर्म देखकर ये कार्रवाई की गई है, जबकि एमडीडीए ने कहा कि नियमों के तहत एक्शन लिया गया। मुस्लिम संगठन का दावा है कि ये क्या दावा है वो आप सुने। मेरे पास हाईकोर्ट का ऑर्डर है, मस्जिद पलटन बाजार के पीछे एनक्रोचमेंट हो रहा है। हम 10 बार कंप्लेन कर चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं। चाहिए हाईकोर्ट का ऑर्डर कागज का टुकड़ा है, लेकिन नहीं, आप वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं। आज मस्जिद की दीवार एनक्रोच हो रही है, आप जाइए वहां पर, आप देखिए, आप काम रुकवाइए। ना आपने शो कॉज नोटिस दिया, ना आपने सीलिंग का नोटिस दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी मखसूस कौम से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ मुसलमानों का मामला है, इससे नहीं चलेगा। हम इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं है। और वक्तन फवक्तन ये बात हम आपको याद दिलाते रहेंगे। और अब खबर बंगाल से। ममता बनर्जी के हाथ से पहले बंगाल की कुर्सी गई, वो खुद चुनाव हारी और अब उनकी पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है।
महाराष्ट्र मॉडल की तर्ज पर ममता की पार्टी में टूट हो सकती है। खबर है कि पार्टी से निष्कासित और असंतुष्ट नेताओं ने कोलकाता के विधायक हॉस्टल में बैठकें की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया जा रहा है कि इन बैठकों में टीएमसी के करीब 50 विधायक शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता से असंतुष्ट नेता असली तृणमूल के नाम से अलग राजनीतिक मंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कल ही टीएमसी से निकाले गए 2 विधायकों ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के कई टीएमसी विधायकों से बात करने की खबर आई। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी के करीब 15 से 20 विधायक ऐसे नेताओं के संपर्क में हैं जो पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस खबर पर जुड़ गए हैं। ओंकार, ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा, ये क्या प्लान बना रहे हैं? क्या टीएमसी टूटने वाली है? देखिए, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और इसके साथ साथ संदीपन साहा दोनों को कल जब पार्टी से निकाल दिया गया, उसके बाद जैसे कि देखा गया वो साउथ कोलकाता के एक होटल पे बैठक किए। जितने भी तमाम विधायक हैं उनमें से उनका दावा है कि लगभग 50 विधायक उनके साथ हैं और वो अलग से तृणमूल कांग्रेस बनाने के तैयारी में है। तो सिर्फ यही नहीं, उसके बाद जैसे कि देखा गया देर रात में एमएलए हॉस्टल में भी कई सारे विधायकों को देखा गया जो कि संदीपन साहा और ऋतव्रत बंदोपाध्याय के साथ बातचीत करने के लिए एमएलए हॉस्टल पहुंचे थे और उस जगह पे भी बैठक किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस से इस वक्त जो विधायक है वो विधायक कहीं ना कहीं नाराज है। और क्यों नाराज है? ये नाराजगी का अंदर का जो मामला है ये है अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ एक नारा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी ये कल कहा था कि क्या अभिषेक बंदोपाध्याय को पार्टी से निकाल देने के बाद सब विधायक क्या वापस आ जाएंगे? ऐसे जल्दबाजी में कोई भी सिद्धांत फिलहाल नहीं ले सकता है पार्टी। तो कहीं ना कहीं अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ नाराजगी उभर के आ रहे हैं और जितने भी पार्टी के विधायक हैं, जिसमें से 2 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है, उसमें से संदीपन साहा और ऋतव्रत बंदोपाध्याय, जिनका कहना है कि वो असल तृणमूल बनाने की तैयारी में है। तो अब देखने वाली बात यह होगा कि उनके साथ यानी कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय और उसके साथ साथ संदीपन साहा, इन दोनों विधायकों के साथ कौन कौन विधायक आने वाले दिनों में फिर से बैठक करते हैं और उनका रणनीति क्या होता है, यही देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया ओंकार आपका पूरी जानकारी के लिए। अब देखिए, फर्जी साइन वाले केस की भी बात कर लेते हैं, जहां अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभिषेक को पूछताछ के लिए सीआईडी ने दूसरा नोटिस थमा दिया है। इस बीच टीएमसी विधायक अरूप रॉय ने बड़ा दावा किया है। अरूप रॉय ने कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी के घर पर पेपर पर साइन किए थे, लेकिन सीआईडी जो पेपर वेरिफिकेशन के लिए उनके पास लाई है उस पर जो साइन थे वो उनके नहीं थे। मैंने ममता बनर्जी के घर में जो मीटिंग था, एमएलए को, सब एमएलए को बुला के जो मीटिंग किया था, उस दिन में मीटिंग में मैं सही किया, सिग्नेचर किया, लेकिन जो सीआईडी ने ले आया था हमारे पास उनको दिखाने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, वो सिग्नेचर मेरा नहीं था। तो कैसा लगता है, क्यों ऐसा हुआ, आपको क्या लगता है? मुझे मालूम नहीं। अच्छा, उस दिन जो ममता बंदोपाध्याय के घर पर जो सही किया है, तो अपोजिशन लीडर चुनने के लिए सही किया? मोस्ट प्रोबेबली। कल सेहत का हवाला देकर अभिषेक बैनर्जी सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, लेकिन कल शाम होते होते सीआईडी की टीम एक बार फिर अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंच गई। उन्हें पेश होने के लिए नोटिस दिया गया। अभिषेक बैनर्जी को 8 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। ओंकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। तो पहले तो अभिषेक बैनर्जी को कल ही पेश हो जाना था, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, अंडे फोड़े गए, पत्थर फेंके गए, जाहिर उनकी तबीयत नासाज है। अब अभिषेक बैनर्जी सीआईडी के सामने कब पेश होंगे? देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय का जो मुश्किल है वो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल सीआईडी की तरफ से भवानी भवन यानी कि वेस्ट बंगाल पुलिस के जो हेडक्वार्टर है उसी जगह पे बुलाया गया था दोपहर 12 बजे, लेकिन जैसे कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसका हवाला देते हुए वो कल नहीं पहुंचे। फिर जैसे कि देखा गया शाम होते होते ही अभिषेक बंदोपाध्याय के 121 नंबर कालीघाट रोड का जो घर है जहां पर अभिषेक बंदोपाध्याय रहते हैं उस जगह पे सीआईडी के टीम पहुंच गए और लगातार 40 मिनट तक बाहर रुके रही, क्योंकि उनको अंदर जाने के परमिशन नहीं मिल रहा था। उसके बाद सीआईडी की तरफ से ये कहा गया कि वो एक नोटिस सर्व करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें आज 12 बजे जाना था, लेकिन वो आज नहीं पहुंचे, इसलिए सेकंड जो नोटिस है वो नोटिस देने के लिए ही सीआईडी टीम पहुंची है। और लगभग 40 मिनट उस
उसके घर के बाहर रुकने के बाद सीआईडी की टीम से एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें से कहा जा रहा है कि 8 तारीख को दोपहर 12 बजे उन्हें फिर से भवानी भवन यानी कि पश्चिम बंगाल पुलिस के जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में उन्हें बुलाया गया है, तलब किया गया है और उस जगह पे उनको सीआईडी की तरफ से सवालात किया जाएंगे कि ये जो सिग्नेचर घोटाला मामला है, यानी कि अभिषेक बंदोपाध्याय ने जो पेपर सबमिट किए थे विधानसभा में विपक्षी नेता के तौर पे शोभनदेव चट्टोपाध्याय का नाम उल्लेख करके, तो वो ही जो पेपर है उसमें काफी सारे सिग्नेचर ऐसे हैं जो एमएलए दावा कर रहे हैं कि उनके सिग्नेचर से मेल नहीं खा रहे या फिर उनके सिग्नेचर है नहीं। जैसे कि अरूप राय ने भी कहा कि उनके पास सीआईडी जो पेपर लेके आए थे उसमें अरूप राय का जो सिग्नेचर, वो सिग्नेचर अरूप राय के नहीं किया हुआ था। तो ये तमाम सवाल अभिषेक बंदोपाध्याय से किया जाएगा। क्या उसमें क्या फर्जी सिग्नेचर किया गया था, क्या विधायक उस वक्त मौजूद नहीं था फिर भी उनके ऊपर उनके सिग्नेचर किया गया, ऐसे ही तमाम सवाल अभिषेक बंदोपाध्याय से किया जाएगा। और 8 तारीख को उन्हें नोटिस भेजा गया है कि दोपहर 12 बजे तक वो भवानी भवन पहुंच जाए। बहुत सारी मुश्किलें हैं जो अभिषेक बैनर्जी के सामने भी हैं और टीएमसी के सामने हैं, ममता बनर्जी के सामने हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ। ओंकार, टीएमसी नेताओं का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को कोई शिकायत थी तो उन्होंने ये बात ममता बनर्जी को क्यों नहीं बताई। जो एमएलए जीत के आए अभी फर्स्ट टाइमर एमएलए, अगर उसका ऑब्जर्वेशन में आया ये ठीक नहीं हुआ, अगर उसका ऑब्जर्वेशन में आया तो ममता दीदी को लेटर दे सकते थे। वो लोग स्पीकर को लेकर लेटर दे रहे हैं। हमारा ऑपोजिशन लीडर के लिए जितना एमएलए होना चाहिए उससे ज्यादा एमएलए है, तो वो अगर वो फर्स्ट टाइमर एमएलए, वी कांट इमेजिन। ये लोग बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं जीता, तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट था और जीतने के बाद वो स्पीकर को खत लिख रहा है। अगर कुछ उनको ऑब्जर्वेशन में ठीक नहीं समझा तो ममता दीदी को बोल सकते थे, खत लिख सकते थे, तो स्पीकर का खत क्यों? थैंक्स टू शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने एक्सपोज कर दिया। पार्टी में टूट के खतरे को देखते हुए ममता बनर्जी आज कोलकाता में सड़क पर उतरने वाली है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी के नेताओं पर हो रहे हमले को और हॉकरों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के विरोध में आज कोलकाता में धरना देंगी। ममता बनर्जी पहले कोलकाता के रानी रश्मोनी एवेन्यू में धरना देने वाली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी। इसके बाद अब धर्मतला के वाई चैनल में ममता का धरना होगा। ममता का कहना है कि चाहे पुलिस उन्हें इजाजत दे या ना दे, माइक और मंच की अनुमति दी जाए या ना दी जाए, उनका धरना होकर रहेगा। ममता का यहां तक कहना है कि पुलिस उन्हें जहां रोकेगी वो वहीं पर धरना देंगी और गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है। अब ममता ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए पुलिस धमका रही है। टीएमसी विधायकों को पुलिस अधिकारी खुद फोन कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को टीएमसी तोड़ने का टारगेट मिला है। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर टीएमसी के नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। ये जो बीजेपी पार्टी है क्या कर रहे हैं? हमारा 2500 पार्टी ऑफिस तोड़ दिया, हमारा 10,000 का करीब वर्कर को अरेस्ट किया, हमारा हॉल पंचायत को जाके लूट कर रहा है, ताला लगा रहा है, काउंसिलर को घर से निकाल नहीं देते हैं, फोर्सफुली रेजिग्नेशन कर रहा है। एमपी लोगों को डर दिखाता है, बोलता है पार्टी तोड़ो, पुलिस को देके। उसका बाद बीजेपी का फोन जाता है, पुलिस कहता है एमएलए को अगर आप निकालेंगे तो आपको हम अरेस्ट करेंगे, ईडी आएंगे, सीबीआई आएंगे, आपको घर से हम निकालने नहीं देंगे। और कहते हैं बीजेपी जिसको रिकमेंड किया है, जिसको हम एक्सपेल कर दिया आज पार्टी से, हमारा डिसिप्लिनरी कमेटी, उसको नेतृत्व में जाके आप पार्टी तोड़ो। और इसका पीछा में, पर्दा का पीछा में क्या है, दिल्ली तो है ही जरूर। टीएमसी में मची हुई भगदड़ पर बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने चुटकी ली। पार्टी में केवल ममता और भतीजा ही रह गया है। विधायकों को बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर
केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है। एक एक पार्टी ऑफिस से क्या क्या सामान निकल रहा है। 40 बैरल तेल निकला है। 5 साल पहले त्राण राहत के लिए जो सामान भेजा गया था, कभी आइला में कभी बाढ़ में, ये सब उनके पार्टी ऑफिस में मिल रही है। एमएलए और काउंसिलर के ऑफिस में मिल रहा है। लुटेरों का दल था, आज पब्लिक दरवाजा तोड़ करके सामान निकाल रहा है। सोच सकते हैं किस ढंग से ये लोग राजनीति करते थे, क्या करते थे। तो लोग वहाँ बचकर भागना चाहते हैं, टीएमसी छोड़ करके। काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद, सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजा रह जाएंगे पार्टी में, और कुछ नहीं रहेगा। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। लोगों को अगले महीने 10% फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। बिजली नियामक आयोग ने 10% फ्यूल सरचार्ज को गैर कानूनी करार दिया है। आयोग ने 10% फ्यूल सरचार्ज की वसूली को गलत बताया। यूपी में बिजली विभाग ने कुछ दिन पहले जून महीने के लिए फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का ऐलान किया था। इसको उपभोक्ता परिषद ने बिजली नियामक आयोग को चुनौती दी थी। आयोग ने अपनी सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। तो क्या हम ये माने कि उत्तर प्रदेश में बिजली का करंट अब नहीं लगेगा? मीनाक्षी, इससे कुछ देर पहले जो हमारी बातचीत हुई है नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा, उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के उपभोक्ता परिषद कोर्ट पे गया था और कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल रोक लगाई हुई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जून के महीने में जो 10% एक्स्ट्रा टैरिफ आने वाला था उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को, फिलहाल ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैसा जो देना था 10% के हिसाब से, वो फिलहाल बिजली का करंट जून के महीने में फिलहाल लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से उपभोक्ता परिषद इस लड़ाई को लड़ रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो सरचार्ज लिया जाता था उपभोक्ताओं से 1%, 2%, 2.5%, उसी के आसपास ये सरचार्ज लिया जाएगा। और फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं बिजली के, उनको ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो नियामक आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उपभोक्ता परिषद के जो लोग हैं, उनकी तरफ से जो उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसका सीधा असर देखने को मिला है कि कम से कम जून के महीने में जो बिजली का करंट उपभोक्ताओं को लगने वाला था, उस पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगाई है। और ये एक राहत भरी खबर है सभी उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को, जिनको 1 जून से जो बिल आने वाला था उसमें जो ज्यादा पैसा देना पड़ना, उसमें फिलहाल अब उनको ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। जी मीनाक्षी। बिल्कुल, देखिए विशाल, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये फ्यूल सरचार्ज तो नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली ने उत्तर प्रदेश की सियासत में करंट जरूर पैदा कर दिया है और अखिलेश यादव को मौका दिया है योगी सरकार पर आक्रामक होने का। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। अब खबर गाजियाबाद में हुए सूर्य हत्याकांड की, जहां पुलिस 5वें आरोपी की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। वहीं आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद अब उसके घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। प्रशासन ने आरोपी असद के घर पर नोटिस चिपकाकर अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कर प्रशासन ने इसके लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 दिन में कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन इसे बुलडोजर से ध्वस्त कर देगा। बताया जा रहा है कि जिस मकान पर बुलडोजर एक्शन की बात कही गई है, वो आरोपी असद के पिता के नाम पर दर्ज है। नोटिस में साफ आदेश है कि आरोपी को 15 दिन के भीतर अपना जवाब देना होगा। अगर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की तो इसका पूरा खर्च भी आरोपी से वसूला जाएगा। 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिच्छा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। गाजियाबाद में बकरीद के दिन असद ने सूर्या चौहान पर चाकू से हमला किया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई थी। सूर्या की मौत के 48 घंटे के भीतर पुलिस ने असद का एनकाउंटर कर दिया था। हत्या में शामिल बाकी के 3 आरोपियों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 5वां आरोपी शारिक अभी भी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाकर दिल्ली समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शारिक पर भी सूर्या को चाकू मारने का आरोप है। ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब सूर्या के ऊपर ये जानलेवा हमला किया गया था। शारिक वहीं मौजूद था, उसने ये हमला किया और कई सारे और लड़के उसके साथ इस हत्या में शामिल थे। अभय पाराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय बताइए क्या अपडेट है? जो 5वां आरोपी है शारिक, क्या पुलिस पहुंच पाई है उस तक?
देखिए, लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है, खास तौर पर शारिक की। और हम आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने एक पूरी लिस्ट तैयार की है जिसमें तकरीबन 8 से 9 ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं जिन्होंने इलाके के अंदर अवैध कब्जा कर रखा था। इस पूरे हत्याकांड के बाद, सूर्या हत्याकांड के बाद, जिस तरीके से एक शख्स का एनकाउंटर हुआ जो कि दोस्त था असद, और इसके अलावा कुछ और उसके साथी जो कि पास में मौजूद थे, उनकी लोकेशन पता करने के लिए उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। बाकायदा जो प्रशासन है उन्होंने अवैध कब्जों की लिस्ट तैयार की है। हिस्ट्री शीटर जिनके ऊपर इन्हीं आसपास के थानों के अंदर मुकदमे चल रहे हैं, कई ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस प्रशासन का साफ तौर पे यह कहना है कि बहुत जल्द अभी लोगों को समय दिया गया है कि अगले 15 दिन के अंदर वो अपना अवैध कब्जा जो है उसको हटा लें। अगर वो नहीं हटाएंगे तो फिर इनको नोटिस दिया गया है उसमें कोर्ट के अंदर जवाब देने के बाद बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। तो साफ तौर पर बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश हैं, जिस तरीके से हमने बिजनौर के अंदर धामपुर में कल भी देखा था। अभी आप रहे हमारे साथ, एक और खबर इसी से जुड़ी हुई दर्शकों को दे दें। सूर्या हत्याकांड के बाद हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझ लो वो गलती कर रहा है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। थोड़ा देखते हैं। झांसी के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या पर बड़ा बयान दिया। बाबा बागेश्वर ने सूर्या की हत्या को हिंदुओं का दुर्भाग्य बताया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर हिंदू एक होगा तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकेगा। सूर्या के आरोपी असद के एनकाउंटर में मारे जाने पर कहा कि योगी की पुलिस ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। इसीलिए तो हम सदैव हिंदुओं को जगाते रहते, ये देश का दुर्भाग्य है जो सूर्या नाम के बालक की हत्या की गई है दिखाने के नाम पर। यही हिंदुओं का दुर्भाग्य है। यदि तुम एक नहीं रहोगे तो उनके अंदर न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। और हिंदू एक होगा तो एक भी हिंदू का बाल बांका नहीं। योगी पुलिस ने जो काम किया बहुत अच्छा किया। अब दिल्ली में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 4 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक नाबालिग लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले 6 से 7 आरोपी थे जिन्होंने नाबालिग को दौड़ाकर चाकुओं से वार कर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं दिल्ली के मुखर्जी नगर में युवक की कैंची से हमला कर हत्या कर दी गई। जबकि साकेत में बिल्डर के घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 24 घंटे में इन 4 वारदातों से हड़कंप मच गया है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में जिस नाबालिग की हत्या की गई उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कई लोग मिलकर उसे चाकुओं से गोदते हुए नजर आ रहे हैं। सभी हमलावर नाबालिग बताए जा रहे हैं। इस वारदात को अंजाम देने वाले 6 से 7 आरोपी थे जिन्होंने मृतक अभिषेक को दौड़ाकर चाकुओं से वार कर मौत के घाट उतारा। और बड़ी मामूली सी बात के बाद यह विवाद शुरू हुआ, हत्या तक पहुंच गया। न्यू उस्मानपुर में 5 घंटे में 2 वारदातें हुई। मुखर्जी नगर और साकेत में भी अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में नाबालिग गैंग लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। ये गैंग हर दिन वारदात को अंजाम देता है। नाबालिग की हत्या हुई लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, कहीं चाकू चल रहा है, कहीं कैंची चल रही है, कहीं गोली चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर कहां है, क्या कर रही है पुलिस?
देखिए, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिख रहा है मीनाक्षी, और खास तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर 2 वारदातें हुई हैं, जिसके अंदर जो उस्मानपुर इलाका है, यहाँ पर 17 साल का अभिषेक सोमवार देर रात अपने घर के बिल्कुल नजदीक चौराहे पर कुछ लड़कों के साथ खड़ा हुआ था। 2 से 3 दिन पहले इलाके के ही इसके जानकार कुछ लड़कों के साथ, जिसमें एक निक्की नाम का लड़का है, वो बालिग है, उसकी उम्र 21 साल है, किसी बात पर इनका आपसी विवाद हुआ और कल अचानक से निक्की अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा, जिसमें कुछ नाबालिग लड़के भी मौजूद थे। अभिषेक, जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, लाल रंग की टी-शर्ट में वहां पर खड़ा हुआ है, उसे अचानक से घेरा जाता है और ताबड़तोड़ उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया जाता है। मीनाक्षी, इस खबर में अपडेट यह है कि इस पूरे केस के अंदर निक्की नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 21 साल है, उसको पुलिस ने अरेस्ट करा है। साथ ही 2 नाबालिग लड़के इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो इसी के चलते एक और जो नॉर्थ ईस्ट की घटना है, वहां पर 2 ग्रुप्स के अंदर आपस में फायरिंग हुई, जिसमें एक 5 साल के बच्चे के पैर में गोली लग गई थी, उसको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही बरकरार है कि पुलिस का जो डर है वो इन बदमाशों में क्यों नहीं है और एक के बाद एक ऐसी वारदातों से दिल्ली क्यों दहल रही है। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल की ट्विशा केस की, जिसमें मौत के मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आज सीबीआई आरोपी पति समर सिंह और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। गिरिबाला और समर सिंह की 5 दिन की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है। सीबीआई दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन की अतिरिक्त रिमांड मांगने की तैयारी कर रही है। सीबीआई पिछले 5 दिनों से गिरिबाला सिंह और समर सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी का मानना है कि मामले में अभी और पूछताछ की जरूरत है, इसलिए सीबीआई फिर से आरोपियों की रिमांड मांग सकती है। इससे पहले कल सीबीआई ने क्राइम सीन पर सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान समर्थ और पूर्व जज गिरिबाला से जांच अधिकारियों ने सवाल जवाब भी किए। हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की टीम भोपाल के कटारा हिल्स में मौजूद ट्विशा के ससुराल पहुंची। सीन रिक्रिएशन के लिए सीबीआई की टीम एक डमी अपने साथ लेकर पहुंची। इसके बाद बयानों के आधार पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। छत पर कहां ट्विशा ने आत्महत्या की थी, मौत के बाद उसे फंदे से कैसे उतारा गया। सीबीआई की टीम ने मां बेटे को घर ले जाकर पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रिएशन किया। समर्थ सिंह, गिरिबाला सिंह ने सीबीआई के सामने वो सब कुछ करके दिखाया जो 12 मई की रात घटा था। पूछताछ के दौरान समर्थ सिंह ने बताया कि फंदे से हमने ही ट्विशा की लाश उतारी थी। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान भी समर्थ से ट्विशा शर्मा के पुतला उतरवाया गया। अब सीन रिक्रिएशन के लिए सीबीआई की दिल्ली यूनिट से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भोपाल पहुंची थी। इन्वेस्टिगेशन टीम हर एंगल से ट्विशा की मौत की जांच कर रही है ताकि सच का पता लगाया जा सके। सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद 28 मई को गिरफ्तार किया था। वहीं आरोपी पति समर्थ ट्विशा की मौत के बाद से 10 दिनों तक फरार रहा था और 22 मई को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी समर्थ और पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों ही आरोपियों ने ट्विशा के साथ किसी भी तरह की मारपीट या प्रताड़ना की बात से भी साफ इनकार कर दिया है। अनुराग अमिताभ हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं और जो पूरा सीन रिक्रिएशन है वो भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जिसमें गिरिबाला सिंह दिखाई दे रही हैं, समर्थ सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई कुछ आगे बढ़ पा रही है, कुछ समझ पा रही है? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, ये मर्डर है या ये आत्महत्या है? देखिए, 12 मई से जिस केस ने पूरे देश को हिला के रखा है, दिलों को झकझोर के रखा है, उसमें सीबीआई इस गुत्थी को सुलझाने में कितनी कामयाब रही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारे सूत्र बताते हैं, सिरे से खारिज कर रहे हैं गिरिबाला और समर्थ की ये हत्या नहीं है, ये आत्महत्या है। तमाम जितने भी आरोप लगाए हैं उन सबको नकारते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि मानसिक प्रताड़ना या शारीरिक प्रताड़ना किसी भी तरीके की उन्होंने नहीं दी है। किसी भी तरीके के साक्ष्यों को, चाहे वो डिजिटल हो या किसी भी प्रकार को, उन्होंने टैंपर नहीं किया है। और एक तरीके से कहें तो सीबीआई को सबसे बड़ी बात ये हो जाती है मीनाक्षी कि दरअसल गिरिबाला सिंह जो है 33 से 34 साल तक जज रही हैं। आखिरी जो 2 साल हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज रही हैं, डीजे रही हैं। इसके अलावा चाहे फॉरेंसिक जो क्राइम के बारे में हो या क्राइम सीन रिक्रिएशन का कोर्स उन्होंने गांधीनगर से किया है, तो वो बेहतर समझती हैं। सीबीआई यही वजह है कि अभी तक उनकी 4 दिन की रिमांड को बढ़ाने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ
तरफ जो समर्थ है वो भी NLIU से जो है वो वकील है, वो भी समझता है। यही वजह है कि जिस तरीके से पुलिस पूछताछ करना चाह रही है उस तरीके के नतीजे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो CBI को नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये CBI का दफ्तर है और आज रिमांड खत्म हो रही है, इसलिए गाड़ी मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, तीनों गाड़ियां लग चुकी हैं। इन्हीं में बैठकर कुछ देर बाद समर्थ को, जिसकी रिमांड की अवधि पहले 7 दिन तक की रिमांड की अवधि जो थी वो भोपाल पुलिस ने ली थी और उसके बाद बचे हुए 2 दिन जो है CBI के हवाले कर दिए गए थे, यानी तकरीबन 12 दिन वो से रिमांड में है और जो गिरिबाला सिंह हैं उनको तकरीबन 5वां दिन होने जा रहा है। तो माना जा रहा है कि चूंकि जांच में सहयोग जिस तरीके का अपेक्षित है वो नहीं किया गया है, लेकिन CBI के पास तो जो चीज़ें हैं, जो सबूत हैं, चाहे वो फॉरेंसिक हो, डिजिटल एविडेंस हो, वो निश्चित तौर पर इतने मजबूत हैं जिसके दम पर वो कोशिश करेगी कि ये जो रिमांड है उसे आगे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात जो है, जो वीडियो साक्ष्य हैं जिसमें दिखाई दे रहा है एम्स में जिस 12 तारीख की दरमियानी रात को जब पोस्टमार्टम चल रहा था तो ये आरोप तुषा के परिवार वालों ने लगाए थे, CBI की तरफ से भी आरोप थे। उस दौरान गिरिबाला की जो सगी बहन है, वो जो डॉक्टर भी हैं, वो और उनका एक साथी डॉक्टर और ये उस पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद थे। तो सवाल सबसे बड़ा था कि जब आप जानती हैं कि क्राइम सीन को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, ऐसे में आपके परिवार के 2 लोग उस पोस्टमार्टम में क्यों थे? नंबर 2, 9:41 पे जिस वक्त बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो बात अभी आपने कही ना कि जिन्हें खुद फॉरेंसिक लीगैलिटीज की इतनी जानकारी हो, जिन्होंने खुद ने लॉ की डिग्री हासिल की हो, उनसे पूछताछ में रिजल्ट एकदम से वही निकल जाए जो वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, ये मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर यूपी की मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा निकाली गई। उसी शोभा यात्रा के दौरान कुछ युवकों ने स्टंट किए और तलवारें लहराई। ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई है और स्टंट करने वाले और तलवार लहराने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्वीर भी आप देख लीजिए, आपके सामने है। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान युवक हाथ में तलवार लहरा रहे थे, तो वहीं कुछ युवक स्टंटबाजी भी सड़क पर कर रहे थे। ये वीडियो वायरल होने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अब तक 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। पुलिस के मुताबिक शोभा यात्रा के दौरान सड़कों पर खतरनाक स्टंटबाजी और ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। तलवारें, लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन किया गया, जिससे इलाके में भय का माहौल रहा। ऐसे में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रही। जो वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें हुड़दंग और तलवारबाजी स्पष्ट रूप से दिख रही है, नई मंडी पुलिस ने उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वीडियो का सत्यापन किया और उसमें 5 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। तलवार भी बरामद हो गई है। उन पे सुसंगत धाराओं में हुड़दंगबाजी और प्रदर्शन और न्यूसेंस फैलाने के गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकरण कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में मामूली विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर तलवार से हमला कर दिया। दूसरे युवक ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि किसी मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि युवक हाथों में 2 तलवारें लेकर मौके पर पहुंच गया। आरोप है कि उसने युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए उस पर हमला करने की कोशिश की। युवक ने किसी तरह अपनी जान बचाते हुए भागकर घर में छुप गया। इसके बाद आरोपी तलवार लहराते हुए मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में भी आप देखिए, युवक फिल्मी अंदाज में तलवार लहराते हुए गली में दौड़ रहा है। बागपत का पुराना कस्बा क्षेत्र की ये वारदात है। घटना के दौरान पास में खड़े हुए लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच करने और युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली से अहमदाबाद तक बुलडोजर गरज रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के शालीमार बाग में पीला पंजा चला है। अहमदाबाद के विरमगाम में 4 लेन हाईवे के लिए 3 दरगाह को ध्वस्त किया गया। दिल्ली से अहमदाबाद तक बुलडोजर कैसे दहाड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में।
हमने जैसी रोड बना तो 2 साल पहले हमने उसको बनवाया 5 मंजिला, अब सारा ही टूट रहा है। अब कहाँ जाएंगे, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे। अभी तो रोड पे ही बैठे। दिल्ली के शालीमार बाग में क्यों हो रहा है बुलडोजर एक्शन? सड़क किनारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर क्यों चला पीला पंजा? कोर्ट में भी केस किया था, वो जज तो सुनने को भी तैयार नहीं है कि हमारे वाले वकील की हमारी कुछ सुने भी। उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया कि मतलब उन्होंने बोला तोड़ना है तो तोड़ना ही है। अहमदाबाद में मस्जिद और दरगाह पर क्यों चला बुलडोजर? राजधानी दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दिल्ली में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है। अहमदाबाद में सरकार की ओर से एक्वायर की गई जमीन पर बनी मस्जिदों और दरगाहों को ध्वस्त किया जा रहा है। दिल्ली में मास्टर प्लान के तहत सड़क को चौड़ा करने के लिए कार्रवाई हो रही है, तो अहमदाबाद में 4 लेन हाईवे के लिए पीला पंजा चल रहा है। दिल्ली के शालीमार बाग में लगातार दूसरे दिन भी जमकर बुलडोजर गरजा। सड़क किनारे सरकारी जमीन पर बने सैकड़ों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया गया। भारी पुलिस फोर्स के बीच मैक्स हॉस्पिटल वाली मेन रोड पर यह कार्रवाई हो रही है। जेसीबी मशीनों के साथ यहां अब सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। दिल्ली के शालीमार बाग में आज दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इस समय हम शालीमार बाग गांव में मौजूद हैं, जहां सरकार ने ये नोटिस दिया था 5-6 महीने पहले कि राजस्व विभाग की जमीन पे लगभग 150 से ज्यादा घर बनाए हुए हैं, जिन्हें खाली करना होगा। लड़ाई कोर्ट तक चली और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई हुई। यहाँ रह रहे लोगों ने अपने घर खाली किए। दरअसल सड़क किनारे की ये जमीन थी जिससे सरकार को खाली कराना था सड़क चौड़ीकरण के लिए, क्योंकि ये इलाका है जहां पर घंटों का जाम लगता है। सरकार का कहना है कि सरकार की जमीन थी और सरकार को ये जमीन वापस चाहिए थी। ये रोड संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर और आजादपुर मंडी को सीधे जोड़ता है। यहां लोग अपना मकान बनाकर 40-50 साल से रह रहे थे। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा जोड़कर यहां 4-5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी थी, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब लोग हक्के बक्के हैं। लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है कि घर टूटने के बाद अब वो जाएं तो कहां जाएं। दादा परदादा के जमाने से ही रह रहे हैं और क्या बोलूं, यही है। उन्होंने ही लिया था, उन्होंने ही बनाया मकान। अब हमने जैसी रोड बना तो 2 साल पहले हमने उसको बनवाया 5 मंजिला, अब सारा ही टूट रहा है। अब कहाँ जाएंगे, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे। अभी तो रोड पे ही बैठे। कोर्ट में भी केस किया था, वो जज तो सुनने को भी तैयार नहीं है कि हमारे वाले वकील की हमारी कुछ सुने भी। उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया कि मतलब उन्होंने बोला तोड़ना है तो तोड़ना ही है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की ओर से अचानक बुलडोजर कार्रवाई की गई हो। 5-6 महीने पहले बाकायदा लोगों को नोटिस देकर घर खाली करने के लिए कहा गया था। बुलडोजर एक्शन की सबसे बड़ी वजह दिल्ली मास्टर प्लान के तहत सड़क को 30 मीटर चौड़ा करने की योजना है। वर्तमान में सड़क का एक हिस्सा बेहद संकरा है, जिससे मानसून में भारी जल भराव और रोजाना ट्रैफिक जाम होता है। इस कार्रवाई के खिलाफ प्रभावित लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने अवैध निर्माण को हटाने के पक्ष में फैसला सुनाया और जमीन खाली करने के लिए 30 मई तक की डेडलाइन तय की थी। घर खाली करने की डेडलाइन खत्म होते ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई और इसके तहत सरकारी जमीन पर बने 150 से ज्यादा मकानों को तोड़ा गया। लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे थे वो कई सालों से रह रहे थे, 40-50 सालों से लोगों ने यहाँ पे अपने घर बनाए हुए थे। लेकिन जब कोर्ट का नोटिस आया तो लोगों को यहाँ पर घर खाली करना पड़ा। लगभग यहाँ पर जो घर थे वो 150 से ज्यादा थे, इसलिए 2 दिन से ज्यादा का समय लगा है बुलडोजर की प्रक्रिया को। और आज दूसरा दिन है, अभी भी
ध्वस्तीकरण का काम लगातार चल रहा है। यहाँ पे लोगों के घर थे, दुकान थी, इमारतें थी, शोरूम चल रहे थे, कुछ लोग किराए पर भी रहते थे, जिन्होंने लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर इस इलाके को खाली किया। फिलहाल भारी पुलिस बल के बीच में ये ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन का दावा है कि इस विवादित जमीन का अधिग्रहण 1980 में कर लिया गया था, लेकिन पोजीशन नहीं हो पाया था। उस समय के जो जमीन के असली मालिक थे, उन्हें नियमों के तहत उचित मुआवजा दिया जा चुका है। इसके बाद भी जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान और कमर्शियल स्ट्रक्चर खड़े कर लिए गए। प्रशासन का यह भी दावा है कि किसी भी कब्जाधारी के पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। ऐसे में अदालत के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ये 1980 में लैंड एक्वायर हुई थी। एक्वायर होने के बाद भी अभी तक ये पोजीशन नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्टअप स्ट्रक्चर लोगों ने खड़ा किया हुआ था। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे, इन्होंने कोई भी रिकॉर्डेड ओनर नहीं है। इनका दावा कोर्ट में खारिज हो गया और इसके बाद हमारे पास भी जब इन्होंने आए तो हमने इनकी सारी दलीलें सुनी, इनके सारे कागजात देखे और हमने 157 ऐसी जो ऑब्जेक्शन हमारे पास फाइल हुए थे, हमारे लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने सारे के सारे व्यक्तिगत रूप से 2 महीने तक सुने और उनमें सब में स्पीकिंग ऑर्डर पास किया और किसी में भी कोई रिकॉर्डेड ओनर नहीं पाया गया।